हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़ और इसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में हम कर रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो अभी हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। हम कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में कंप्लीट कर दें, क्योंकि गाइस मुझे कभी कभी ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है और क्या होता है वीडियो लेट होती जाती है, मतलब चैप्टर्स पीछे होते जाते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जो बताएगा कैसी लगी शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं इंडेक्स। जो अभी हम पहुंच गए हैं वो है चैप्टर नंबर 3 और बाकी के भी चैप्टर्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स आगे करने हैं, मतलब इस बुक में कौन कौन से चैप्टर है, मतलब इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर है। तो कुछ भी अगर मेरी वीडियोस मतलब मेरे चैनल पे पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो गाइस नोट्स वाला पोर्शन हम कर चुके थे, अभी जो बचा था वो था क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट किया था। जब तक क्या हुआ कि जो मेरा बेटा है वो रोने लगा तो हमने वहीं पे वीडियो को एंड कर दिया, जो पिछली वीडियो है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हुए कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट करने की हो जाए तो। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। ठीक है, यानी ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। तो संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो हम जानते हैं गाइस किसकी है, कीटों की है। चलो यहाँ लिखा है जीव विज्ञानियों के अनुसार क्या है, जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और कुल ज्ञात जातियां कितनी हैं? 15 लाख से अधिक हैं और उसमें सबसे ज़्यादा 10 लाख किसकी है? कीटों की है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है जंतु जल स्थल वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की अगर हम बात करें तो वो है 4 लाख। अब लिखा है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ठीक है, सभी एक कोशिकीय जीव जो है अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है ये वाली हमारी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है और ये भी बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये क्या होता है, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय ही होता है। चलो तो इसका आंसर है ए, यानी कि इसने कहा ए भी सही है, आर भी सही है और ए क्या है, आर क्या है, एक ही सही स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या करता है। तो इसने कहा जो अमीबा है ना वो क्या है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि द्विखंड विधि द्वारा जनन करता है। मतलब कि ये अमीबा है वो क्या है, टूट के दो हो जाते हैं, एक ही हो गया एक ही हो गया। ठीक है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं और सभी एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। मतलब इसमें मादा और नर अलग अलग की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें लिखा है गर्म रुधि वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापक्रम क्या करते हैं, वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं। गलत। तो वो जो गर्म रुधिर वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा जो अपने शरीर का जो तापमान है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, यानी कि कांस्टेंट, बदलते नहीं हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले जो जीव जंतु होते हैं वो अपने शरीर का जो ताप है वो वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक जैसा बनाए रखते हैं, यानी कि वातावरण का तापमान कैसा भी हो इनके शरीर का जो तापमान है स्थिर बना रहेगा। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ असमतापी की बात करें, समतापी के बाद असमतापी की बात करें तो इसके अंतर्गत मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, ये सब आते हैं। अब इनके शरीर का तापमान क्या होता है ना, वातावरण के तापमान के अनुसार क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें लिखा है आपका गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बिल्कुल सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, बिल्कुल सही है। उपास्थि मछलियों में क्या होता है, निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। हमारा क्या गलत है, सभी इकाइनोडर्मस सजीव जो है प्रजक होते हैं। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। इसने लिखा है इकाइनोडर्मस समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समिति वाले ड्यूट्रोस्टोमी यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी तो कैसे आप पढ़ लीजिए। देखिए मैं सिर्फ रीड करूँगी, मुझे खुद ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ये IAS 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसे रीड कर लीजिएगा, आप रट पाएँ तो रट लीजिए, IAS के हों तो आप लोगों को हो सकता है पता हो। ठीक है, मुझे ये इसका आइडिया नहीं है। चलिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? देखिए यहाँ पे लिखा है स्टारफिश, पाइप फिश, सॉफिश और गिटार फिश। तो जो है स्टारफिश है ना वो मछली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इसमें लिखा है कुछ समुद्री जो जंतु होते हैं उनका नाम मछली जैसा होता है लेकिन वो क्या होते हैं, मछली नहीं होते हैं, जैसे कि जेलीफिश हो गए। आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये याद रखिएगा जिसका नाम मछली जैसा होता है लेकिन वो मछली होते नहीं। ठीक है, जैसे कि इसने कहा जेलीफिश हो गई, स्टारफिश हो गई, सिल्वर फिश। देखिए हर एक के आगे फिश लगा है लेकिन ये फिश नहीं है। फिर कैटल फिश हो गई, हैग फिश, रेजर फिश और क्रोई फिश। ठीक है, सॉरी क्राई फिश।
तो अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक, मतलब अब इसने कहा कौन सी मछली है, एक्चुअल में कौन सी मछली है। तो यहाँ पे है सिल्वर फिश है, जेलीफिश है, क्रेफिश है और कैटफिश है। तो इसमें आंसर हमारा कैटफिश, सॉरी चलिए। तो इसमें लिखा है जो सिल्वर फिश है वो एक छोटा क्या है, पंखहीन कीट होता है, ठीक है। और जो क्रेफिश होता है ये क्या होते हैं, कड़े खोल वाले जानवर होते हैं। वहीं जेलीफिश क्या होता है, कशेरुकी जंती नहीं है और ये मछली की श्रेणी में नहीं आता है। अब कैटफिश की बात करें तो ये वास्तविक मीन यानी कि मछली है। अब लिखा है निम्नलिखित में से वास्तविक रूप से मछली है। तो यहाँ पे लिखा है स्टारफिश, हैगफिश, जेलीफिश और समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पे जो है ना गाइस वो क्या है, हिपोपोटामस यानी कि समुद्री घोड़ा। चलिए, तो इसने कहा स्टारफिश जो है हमारी वो सितारे नुमा क्या होता है, इकाइनोडर्मस श्रेणी का एक जंतु है। ये क्या है, एक जंतु है। जेलीफिश की बात करें तो ओरिलिया को कहते हैं, जो कि एक क्या है, संघ सिलेंट्रेट का क्या है, एक जंतु है। फिर हैगफिश की अगर बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, जिसमें जबड़े का अभाव होता है यानी कि जबड़ा नहीं होता, वास्तविक मीन नहीं है ये भी, ठीक है। अब समुद्री घोड़े की बात करें, सी हॉर्स की बात करें, या हम बोलते हैं ना अश्वमीन भी बोलते हैं इसे, या फिर हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, मैंने गलत बोल दिया, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, जो क्या है एक वास्तविक अस्थिल यानी कि बोनी फिश है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है। तो इसमें लिखा है, देखिए अभी हम पढ़ के आए समुद्री घोड़ा। इसमें लिखा है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो हम बात करते हैं समुद्र में या जल में है वेल मछली, ठीक है। तो इसमें लिखा है ब्लू वेल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा क्या है, स्तनपायी होता है। स्तनपायी क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 33 मीटर से अधिक है और इसका जो वजन है 180 मीट्रिक टन से भी अधिक है। चलो, अब लिखा है वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आती है। तो स्तनपायी में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए स्तनपायी में कौन कौन से जीव जंतु जो भी आते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो गया बहुत सिंपल, वेल। चलो, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी जो है दांत वाली वेल में विशालतम है। इसमें लिखा है फिनबैक वेल और यहाँ लिखा है ब्लू वेल, फिर लिखा है स्पर्म वेल, फिर लिखा है हम्प वेल, ठीक है। तो हमारा आंसर है स्पर्म वेल। तो इसमें लिखा है स्पर्म वेल जो है आपकी विशालतम दांत वाली वेल है और पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वेल जो है आपके 50 से 55 फीट लंबी और क्या 35 to 45 टन वजनी होती है, यानी कि उनका वेट इतना होता है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए एकिडना, फिर सेही और फिर कैंगरू और फिर यहाँ पे वेल। तो हमारा आंसर है एकिडना, ठीक है। अब देखिए बात इसमें क्या याद रखने वाली है कि ये क्या है, अंडे देता है, लेकिन ये क्या है आपका स्तनपायी है। यानी कि दो स्तनपायी ऐसे हैं जो ना बच्चे ना देके क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एक है एकिडना, एक है प्लेटिपस, ये आपको पता होना चाहिए, रट लीजिए। फिर लिखा है उड़ने वाला स्तनपायी क्या होता है। नॉर्मली आप देखते हैं स्तनपायी उड़ते नहीं, लेकिन यहाँ उड़ने वाला स्तनपायी है जिसका नाम है चमगादड़, ठीक है। तो ये भी बच्चे देता है। तो चमगादड़ क्या है, आकाश में उड़ने वाला क्या है, एक स्तनपायी प्राणी है जो पक्षी वर्ग का नहीं होके क्या है आपका स्तनपायी। और ये पूर्ण रूप से क्या है, निशाचर प्राणी, निशाचर यानी कि जो रात में जगते हैं, एक्टिव होते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है, ठीक है। इसके अग्र बाहु पंख में परिवर्तन हो गया है और जो देखने में क्या है, झिल्ली के समान लगता है। त्वचा की ये झिल्ली गर्दन से लेकर जो है हाथ की उंगलियों और शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई क्या है, पूंछ तक चली गई है और पंख का निर्माण करती है ये, मतलब इसमें पंख बन गए हैं और इसलिए ये उड़ सकता है। अब लिखा है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा एक जो है पक्षी वर्ग का नहीं है। तो वेरी सिंपल, हमने कहा ये स्तनपायी है, पक्षी वर्ग का नहीं है ये। अब लिखा है निम्नलिखित जंतुओं पर क्या है विचार कीजिए, यानी कि समुद्री गाय, समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा। तो इसमें कौन सा स्तनधारी है इनमें से, ठीक है। तो गाइस देखिए हमारा जो आंसर होगा ना वो आपका समुद्री गाय एक स्तनधारी है, स्तनपायी स्तनधारी है और समुद्री सिंह भी है, लेकिन समुद्री घोड़ा नहीं है, मछली है, हमने पढ़ा था मीन है, ठीक है। तो आंसर है बी यानी कि 1 और 3। तो इसमें लिखा है समुद्री गाय जो है आपकी एक विशाल क्या है, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो समुद्री गाय है वो क्या है, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, ठीक है। वहीं समुद्री घोड़ा क्या है, एक प्रकार का कशेरुकी मछली है, ठीक है। और वहीं समुद्री सिंह क्या है, ये भी एक स्तनधारी है, सिंह शेर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन, तो डॉल्फिन क्या है गाइस, तो डॉल्फिन जो है स्तनीय, मतलब ये भी बच्चे देती है। इसमें लिखा है डॉल्फिन एक क्या है, जली जंतु है जिसे जो है स्तनीय वर्ग यानी कि मैमलिया गण सिटेसिया में रखा गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि मैमलिया गण सिटेसिया में रखा गया है। ये एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर क्या है, धारा रेखीय होता है, ठीक है। इसमें जो मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। यहाँ पे लिखा है गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसे हमने क्या किया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो गाइस ये है स्तनपाई है ये भी। चलिए, सील या फिर हम बोलते हैं फोका, ये एक स्तनपाई जंतु है जो गण कॉर्निवोरा के अंतर्गत आता है और ये क्या है, जलीय चुस्त शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो मांसाहारी है। ये क्या है, मांसाहारी है। और शिकार करने के लिए इसमें क्या है, नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं और तैरने के लिए शिकार कैनाइन दांत पाए जाते हैं और तैरने के लिए क्या है, इसमें चप्पू या फिर आप कहते हैं फ्लिस्पर्स उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है नरशंस प्राणी कौन सा है? तो इसमें लिखा है ऑटर। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 1994 में आया था। इसमें लिखा है उदबिलाव। उदबिलाव एक जानवर है, ठीक है, प्राणी है, जानवर है, जंतु है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं ऑटर। ये क्या आपका नरशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। वेल का शरीर जो है धारा रेखीय होता है और इसकी त्वचा नीचे से वसा, त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर जो है आपका बल्बर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। यानी कि अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो भी ये वेल को बचा लेगा और कम हो जाता है तो भी ये वेल को बचा लेगा, मतलब उसके अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा बदलता नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है आपका हैज़ हॉक, यहाँ लिखा है मार्मोट। और देखिए क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये है आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही पढ़ लीजिए अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं, आईएएस के लिए तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना सर के ऊपर से उड़ जाएगा, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आने से रहा पीसीएस लेवल में तो शायद ये है। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा है जाहक जो है आपका एक छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं जिससे इनकी त्वचा पर बड़े शल्क कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ये अपनी रक्षा कर सकेंगे। फिर इसमें लिखा है पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने शल्कों के माध्यम से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं, ठीक है। यानी कि एम्फीबिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब आप समझ जाएंगे, उभयचर। तो उभयचर क्या है, जल में भी रह लेते हैं, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए क्या होते हैं, उपयोजित यानी अनुकूलित होते हैं, ठीक है। ये जंतु जो है असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। मेढक, टोड, ये सारे हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से आप देखते होंगे मेढक जो है पानी में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो आंसर है यहाँ पे हमारा जानने की इच्छा प्रकट करना, मतलब देखिए मनुष्य में ही होती है और कहीं नहीं होती। अब लिखा है बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इस जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमता होती है। वर्तमान काल में इसकी जो है कपाल गुहा का आयतन इसने देखा है 1450 to 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर। गाइस मैं देखिए 150 क्वेश्चन है ना, तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रखी है कि मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर दूँ, ठीक है। हालांकि ये जो व्याख्या है ना मैं पढ़ तो दे रही हूँ, लेकिन हम ये जो है पिछली वीडियोज़ में पढ़ के आए हुए हैं, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियोज़ देख सकते हैं पहले की, ठीक है, कि मैं इसमें यहाँ पे बैठ के आपको समझाने से रही नहीं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो देखिए कपी कौन सा नहीं, देखिए सारे हैं कपी, बस है कि ये जो है ना लंगूर, ये वानर है ना कि कपी है। तो गिबन सबसे छोटा कपी है, ठीक है, और यहाँ पे गोरिल्ला है और आपका औरंग उटान है, ठीक है। अब देखो कपी प्राणी जगत में क्या है, होमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो शाखाएं, एक होती है हीन कपी होता है, ये छोटे होते हैं और इसमें सबसे छोटा क्या है, दुनिया में सबसे छोटा गिबन ही है। फिर दूसरा है महाकपी, ये आपको पता होना चाहिए, गिबन वाला आंसर मतलब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिखा है दूसरा है महाकपी, ये बड़े आकार के क्या होते हैं, मानव नुमा कपी होती हैं, जैसे कि आप चिंपैंजी को देखिए, गोरिल्ला को देखिए, मनुष्य को देखिए, औरंग उटान हो गया, ठीक है। अब इसने कहा कि जो है लंगूर ना वो कपी वर्ग में ना आके किस में आता है, वानर वर्ग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? तो ये आपका हो गया गिबन, हमने कहा सबसे छोटा गिबन। अब लिखा है नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है, किस में आती है? तो गाइस हम जानते हैं नील गाय क्या होती है, हिरन कुल में आती है। तो नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग मतलब हिरन। तो मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिसमें क्या है, स्थायी सिंग होते हैं, अर्थात हिरणों के जो है श्रृंगाभों के समान नीली गाय के सिंग हर साल जो है गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। चलिए आगे बढ़ते।
अब इसने कहा निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, तो हिरण है, जेब्रा, गीदड़ और यहाँ पे हो गया घोड़ा। तो हमें पता है गीदड़, गीदड़ में खुर नहीं होते। खुर क्या होता है, जैसे वो जो पैर होते हैं ना, तो आपने देखा होगा घोड़े के यहाँ पे इस तरह से होते हैं, इसको हम खुर बोलते हैं, सबसे लास्ट में जो होता है। अब इसमें लिखा है गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की क्या है, एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, कैनिस आरियस है, ठीक है। गीदड़ों के पैर जो है नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, ना कि उसमें खुर होते हैं। चलिए, तो इसमें लिखा है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस क्या है आपका, मृदु कवची यानी कि मोलस्क है, ठीक है, मतलब बहुत सॉफ्ट सा होता है, उसके ऊपर कवच होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क जंतु है, जिसे जो है आपका डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑक्टोपस को हम बोलते हैं डेविल फिश। ये एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखी भुजाएं पाई जाती हैं और इसके सिर में मुख और 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो भुजाओं पर 2 पंक्तियों में क्या लगे होते हैं, चूसक पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा होता है कुछ ऐसे करके, यहाँ पे इसकी 2 आंखें, एक मुख हो गया और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो इनके ये भुजाएं होती है ना, तो जो ये भुजाएं हैं इसमें आप देखिएगा ऐसे 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 2 पंक्तियाँ बनी होती है। इस चूसक, इसे बोलते हैं चूसक। ना देखा हो तो कभी आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा गाइस ऑक्टोपस। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है सबसे बड़ा अकशेरुकी, इसमें कौन सा है, तो ऑक्टोपस है, कोरल है, जेलीफिश है, या पे स्क्विड है। तो स्क्विड हमारा आंसर है। कोलस स्क्विड सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी, अधिकतम जो है 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फील्डर फीडर है। तो इसमें आंसर है हमारा सीप। IAS का क्वेश्चन है, इसलिए आप ये समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो ये निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर ऐसे जीव होते हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशिष्ट फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक जो है आपका भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो है अन्य तीन जीव के वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है केकड़ा, बिच्छू, बरूथी और मकड़ी। तो इसमें आंसर है हमारा केकड़ा। आइए समझे, जो इसमें केकड़ा है ना, केकड़े का वर्ग क्या है, इसमें लिखा है मेलेकोस्ट्रेका, ठीक है। और बाकी बरूथी, बिच्छू और मकड़ी, ये भी IAS का क्वेश्चन है। मकड़ी ये सारे आपके हैं एरेक्निडा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें लिखा है कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ एक किस्म है किसकी, मुर्गे की, ठीक है। तो ये एक मुर्गे की किस्म है। मध्य प्रदेश के झाबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली मासी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का जो है रंग काला होता है। इसमें लिखा है वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। तो ये किसकी, कुक्कुटों की। तो गाइस उत्तराखंड PCS का क्वेश्चन है ये। लिखा है टिक और माइट वास्तव में है, ये क्या है आपका मकड़ी वंशी। तो टिक माइट क्या है, एक मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरेनीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसके उपांग कैसे होते हैं, संधियुक्त होते हैं। इनके शरीर क्या होते हैं, द्विपार्श्वीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अधिकांश टिक जो है कशोरिकी जीवों के वाह्य परजीवी होते हैं, ठीक है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें लिखा है माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी दोनों होते हैं। मतलब दूसरों को अपना आवास बनाए हुए रहते हैं, मतलब उन्हीं पे जीवित रहते हैं और उन्हीं को चूसते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है जुगनू होता है। जुगनू क्या है, तो गाइस जुगनू क्या है, एक कीट है। अब जुगनू क्या होता है, चमकता है, ठीक है। तो इसने कहा कि तो इसमें लिखा है जुगनू कीट परिवार का है। इसके पंख होते हैं। ये जीव द्वितीय उत्पन्न करता है यानी कि चमकता है, करके अपनी जो है संगी को आकृष्ट करता है और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करता है। और इसमें लिखा है वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की जो चमक होती है वो किस एंजाइम की वजह से होती है। जिस एंजाइम की वजह से होती है उसका नाम होता है ल्यूसीफेरस एंजाइम, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है यहाँ पे, तो मकड़ी, मच्छर, खटमल या घरेलू मक्खी। तो गाइस मकड़ी जो है कीट नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका मकड़ी वर्ग एरेक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है, ठीक है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाता है। और सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। और अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 3 जोड़ी यानी कि 6
पैर होते हैं, मतलब ऐसे एक ये कीट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो पैर होते हैं जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण होता है। मकड़ी कीट वर्ग की अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इसके क्या 8 जो पाद है पाए जाते हैं इसमें। लिखा है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका मकड़ी, वेरी सिंपल, अभी पढ़ा हमने। लिखा है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो आंसर हो गया मकड़ी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है, तो यहाँ पे आंसर है आपका तिलचट्टा, चढ़िए पढ़ते। तो इसमें लिखा है ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि क्या होता है आपका रंगहीन होता है। इसमें कोई, ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसकी वजह से लाल होता है, ये नहीं है तो रंगहीन है। फिर अगर कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है, इसका रंग भी क्या होता है, लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे क्या होता है ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका रक्त जो है रंगीन और सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉकरोच नहीं है, यहाँ पे आंसर है आपके पास तिलचट्टा। अब लिखा है जब चींटियाँ काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं, तो क्या है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो उनके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इसमें लिखा है चींटियों के काटे जाने में शरीर में फॉर्मिक एसिड का जो है अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द और क्या है चुनचुनाहट का अभाव होता है। फॉर्मिक एसिड क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग क्या है जीवाणुनाशी के रूप में और रबड़ के व्यवसाय में और फलों के रस को क्या है सुरक्षित रखने में किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों द्वारा क्या है उत्पादित रेशम कहलाता है। तो गाइस हमारा जो आंसर है वो है यहाँ पे लिखा है गोसामर रेशम। तो इसमें लिखा है रेशम प्रोटीन निर्मित क्या होता है, फाइबर होता है। मधुमक्खी, तितली, मकड़ियाँ इसका क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम क्या होता है आपका गोसामर रेशम कहा जाता है। और रेशम के अन्य प्रकार की बात करें तो मलबरी रेशम होता है, टसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम होता है। ये आपको पता होना चाहिए, टसर जो ये रेशम है ना गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है। अब लिखा है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कौन सा होता है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप लोग खुद देखिएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है आईएएस का, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ लिए आईएएस के। तो इसमें लिखा है फीताकृमि जो है उभयलिंगी है और गोलकृमि जो है अलग अलग लिंग होते हैं। इसमें गोलकृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। इसमें फाइलेरिया जो है आपका सूत्रकृमि से होता है और इसमें लिखा है गिनी कृमि, फिर है एनालिड है, ठीक है। तो गाइस आंसर हो गया हमारा 1 2 3, फोर्थ वाला गलत है, यानी कि गिनी कृमि जो है एनालिड है, ये गलत है, बाकी के सारे सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखिए पहले। इसमें लिखा है जो गिनी कृमि है वो क्या है, एक सूत्र कृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। ये मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों पर परजीवी जंतु है, मतलब मनुष्य में या किसी जीव पर ये क्या होते हैं रहते हैं और उनका रक्त चूसते रहते होंगे और जीवित रहते होंगे, जिसके संक्रमण से शरीर में क्या होता है, दमा है, उल्टी है, खुजलाहट है, आपका इओसिनोफिलिया है, ये लक्षण प्रकट होते हैं और ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण होते हैं। चलो अब लिखा है निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्राय जो है रात्रिचर होते हैं। तो देखिए हम जानते हैं चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, मच्छर हो गया। चलिए लिखा है रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं और रात्रि में क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इन जंतुओं में प्राय जो है श्रवण और क्या है आपकी घ्राण इंद्रियां जो है अत्यधिक विकसित होती हैं और दृष्टि क्षमता भी बहुत अच्छी खासी होती है इनकी। इसमें क्या क्या मच्छर है, चमगादड़ है, उल्लू, कीवी, ये सारी जंतु आ जाते हैं। चलिए मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत। नर जो है फल फूल के रस चूसते हैं। केवल मादा रक्त चूसती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मादा पौधे का रस चूसती है, गलत है। सिर्फ नर जो है पौधों के रस चूसते हैं, ठीक है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, गलत। मादा के बड़े होते हैं। फिर नर की अपेक्षा मादा के डैने जो है बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें लिखा है केवल मादा जो है मच्छर ही जो है गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों, पक्षियों और स्तनधारियों के रक्त चूसती है, वह परजीवी के रूप में होती है। और जो है नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते हैं, ये क्या करते हैं अपने पोषण के लिए फल फूलों के रस चूसते हैं और कभी कभी मादाएं भी फल फूलों के रस चूसती हैं, ठीक है। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़ी होती है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जो है जल का संग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऊँट।
आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो ऊँट है, ऊँट क्या है, को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि इसका शरीर जो है पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन के लिए अति धीमी मतलब श्वसन की जो लय होती है वो बहुत धीमी होती है। ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर क्या है, जल का संग्रहण अपनी कहाँ पे आंत यानी कि इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, और जिससे वो कई दिनों तक बिना जल के जीवित रह लेते हैं, यानी कि अपना काम चला लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए क्या है सबसे लंबी अवधि तक रह लेता है? तो गाइस इसमें हमारा आंसर है ऊँट नहीं है, हमारा आंसर है कंगारू चूहा। तो कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहता है, जिसके कारण यहाँ जो मतलब ये क्या करता है, जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, मतलब हम ठोस मूत्र उत्सर्जित करने से क्या होता है, जो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, पानी बचा रह जाएगा शरीर के अंदर। और इसमें यह अनुकूलता जो है उसमें उत्सर्जन तंत्र की विशेषता, संरचना, कार्यप्रणाली के कारण होती है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ये हो गया क्वेश्चन आपका रिपीट, आपको पता है। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान होती हैं? तो गाइस क्या होती है, जो लार ग्रंथियां होती है ना ओके हाँ, कशेरुकी के प्राणी में जो लार ग्रंथियां होती है उसकी तरह। तो सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणी की जो लार ग्रंथियां होती हैं उसकी समान होती हैं, और सांप का जो विष वास्तव में उसकी लार का ही क्या होता है, परिकृष्ट रूप होता है। अब नेक्स्ट है, सांप के जहरीले विषदंत तो होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। किसके होते हैं? आपका जंबिका दंत के, मतलब जो विषदंत होते हैं वो जंबिका दंत के ही रूपांतरित रूप है। विषैले सांपों में जो है ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डी के 1 से 3 जोड़े बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं, और ये मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित क्या है, विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। अब लिखा है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? जो चट्टान पर उगते हैं। तो देखिए ये हो गया शैल से मान लो शैलोद्भिद हो गया। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, कीटाहारी पादप है? तो आंसर देखिए यहीं पे हमारा घटपर्णी में जो कीड़ों को खाता है। तो देखिए घटपर्णी जो है पौधा शिकार करने वाले अपनी बनावट के कारण क्या है, मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है, और ये घटपर्णी पौधे में फंसे जो कीट है उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं, तो ये खा लेता है। ठीक है, और गैस ये पौधा वहाँ होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। चलो अब लिखा है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक जो है घट में रूपांतरित होता है? तो घट में कौन रूपांतरित होता है? पत्ती। जो इसमें क्या होता है, पत्ते ना ऐसे करके बने होते हैं, ऐसे और ऐसे। अब यहाँ कोई कीट उड़ता हुआ आया और ये अपने पत्तों को बंद कर लेता है। ठीक है, यहाँ से बंद कर लेता है, बस ये कहानी है इसकी, और खा लेता है। अब घटपर्णी जो है मांसाहारी जो है कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये अल्प खनिज अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। ठीक है, तो इन पौधों की पत्तियों के पर्ण जो है फलक कलश या सुराही की भांति दिखाई देते हैं, जिसमें जो है पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट जो है पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है, वैसे ही क्या कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिए जाते हैं, और पाचन एंजाइम द्वारा जो है नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण द्वारा कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? घटपर्णी जो इसमें लिखा है परजीवी आवृत्त जीवी है, गलत। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी सारे सही हैं। यानी कि ईस्ट जो है किडवन, कैसीन जो है आपका दुग्ध प्रोटीन होता है, एलोवेरा जो है आपका आवर्त बीजी है। तो घटपर्णी या फिर हम इसी को कहते हैं, आपको पता होने, नेफेंथीज भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम है, और ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ की मृदा में क्या है, नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वो किसको खा के कर लेते हैं? कीटों को खाकर कर लेते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है हमें। तो देखिए अमरबेल तना परजीवी होता है, यानी कि एक पेड़ होता है उसमें ऐसे 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 करके ये लटका हुआ ऊपर तक जाता है। ठीक है, अब ये चंदन की बात करें तो ये जड़ परजीवी होता है। ऑर्किड जो होता है अधिपादप यानी कि एपीफाइट्स होता है। अब घटपर्णी की बात करें तो जलोद्भिद नहीं होता है। जलोद्भिद वो होते हैं जो जल में उगते हैं पौधे। ठीक है, तो घटपर्णी हम ओके ये भी पढ़ लेते हैं। फिर घटपर्णी हम बोलते हैं नेफेंथीज कुल का जो है कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे जो है मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली और अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, जलोद्भिद से आश्रय जो है क्या होता है, पूरी तरह से जल निमग्न पौधे होते हैं, मतलब पूरी तरह से जल के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधे जो जलीय पर्यावरण में रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक रूप से क्या है, परजीवी, मूल परजीवी
होते हैं, चंदन, ठीक है। नेपेंथीज यानी कि घटपर्णी, खासियाना यानी कि घटपर्णी नामक जो है दुर्लभ और आपातीय पौधे पाए जाते हैं क्या, मेघालय में। मेघालय कहाँ है, भारत में, ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें लिखा है जो ये घटपर्णी है भारत के मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पौधे के कौन से भाग से जो है हल्दी प्राप्त होती है, तो गाइस ये भी हमने पढ़ा था, किससे जो तना है रूपांतरित हो जाता है हल्दी में, ठीक है। वो पौधों के तने के भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है वो बोलते हैं उसे प्रकंद, जो कि एक अंतः भौमिक रूपांतरित तना है, ठीक है। अब हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वास्तविक नाम क्या है, कुरकुमा लौंगा, तो नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो है कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी उत्पत्ति स्थल जो है उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, औषधि में करते हैं, मसाले में करते हैं, रंग कारक इत्यादि इन सारी चीज़ों में हम हल्दी का यूज़ करते हैं। फिर लिखा है हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है हमने अभी पढ़ा प्रकंद होता है। चलिए आगे बढ़ते। तो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, तो वो कौन सा है आपका, इसमें लिखा है आपका ड्रूप। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है और ये जो है आपका सोप बेरी परिवार का सदस्य है। ये एक प्रकार का क्या है, ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल कहते हैं जिनकी जो बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त क्या होती है, गुठली होती है। तो लीची को आप समझते ही हैं कैसा होता है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो इसमें देखिए लिखा है आलू, बंडा, शकरकंद और जिमीकंद। तो इसमें हमारी रूपांतरित जड़ क्या है, शकरकंद है, ठीक है। शकरकंद जो है आपका कामबोल्वुलेसी कुल का जो है एक वर्षीय पौधा है। ये एक अनुकूल, ये नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, ये एक अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीयता व्यवहार करता है। ये एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। चलिए निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग जो है तना नहीं है, देखिए शकरकंद हमने अभी पढ़ा जड़ है, जड़ था, ठीक है, ना कि तना। तो तने में क्या कहता है आपका, गन्ना है, आलू है और अदरक है। तो चलिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें लिखा है शकरकंद का संग्रह जो है, संग्रह अंग जड़ यानी कि कुंभी रूप है, ठीक है। ये मूलांकुर से विकसित होते हैं, मूलांकुर से विकसित होते हैं। और इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा तना है, तो देखिए इसमें जो है अदरक अभी हम पढ़ के आए हैं तना होता है। तो अदरक तने का रूपांतरण है और इसका संग्रह जो है संग्रह अंग तना है। जबकि शलजम की बात करें, गाजर और शकरकंद की बात करें तो जड़ों की श्रेणी में आता है। चलो अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ओके, ठीक है। तो इसमें नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं। लिखा है नोड और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। नेक्स्ट इसमें लिखा है प्रकंद, स्कंदकंद, शकलकंद, घनकंद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गाइस। तो अदरक अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा तो नहीं था। चलिए हम प्रकंद से स्टार्ट करते हैं। प्रकंद जो अदरक है वो प्रकंद हो गया, और स्तंभकंद में हम जानते हैं गाइस आलू, और शलकंद में आता है लहसुन, और घनकंद में आता है जिमीकंद, सूरन, ठीक है। तो यही सही आंसर है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं आलू वो, ठीक है। तो इसमें लिखा आलू एक अंतः भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। चलो आलू क्या है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कंद, ठीक है, कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। लगभग गोलाकार होता है और भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे के फूलने से इसका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों और शिखर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। फिर इसमें लिखा है आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं जिससे नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर्य है, तो इसमें लिखा है जैव उर्वरक,
प्रवाल मूल, लाइकेन और कवक मूल। तो आंसर है हमारे यहाँ पे कवक मूल। तो कवक मूल कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्राकार्यक सहचर्य है, जिससे वे एक दूसरे को लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से जो खनिज लवण है और जो जल है उसको सोखकर जो है पौधों तक पहुंचाता है, जबकि जो पौधा है वो बदले में भोज्य पदार्थ तैयार करके क्या करता है, कवक को देता है। चलो, इसमें लिखा है माइकोराइजिया एक सहजीवी संबंध है। तो कवक और पौधे के मध्य, वही ऊपर जो अभी हमने पढ़ा वही चीज़ है ये, ठीक है। UPBEO प्री 2019 का क्वेश्चन है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जीवाणु है, वो कौन सा होता है गाइस, वो है उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी बोलते हैं। तो फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु कौन सा होता है, राइजोबियम होता है। ये सहजीविता का जीवन यापन करता है। और यहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराता है, और वहीं दूसरी ओर फलीदार जो पौधा है वो उसको आवास देता है और भोजन देता है। मतलब जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है और क्या है, पौधे को देता है ये, ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर ये पौधे को देता है, पौधा उसे क्या करता है, आवास देता है, भोजन देता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। तो इसने लिखा है मटर पौधा है, ठीक है। तो ये है आपका शाक, लेकिन मटर के पौधा क्या है, एक द्विजीवपत्रीय शाकीय 1 वर्षीय पौधा है। इस पौधे का तना जो है कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और ये कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग है, तो ये क्या है, तना की गांठ, सॉरी बंद कलियां, ठीक है। अच्छा, लौंग जो है बंद कलियां या हम कहते हैं पुष्प कलिका है, जिसका उपयोग मसाले, औषधि, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मेट्रेसी के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होनी चाहिए मेट्रेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इसका जो जन्म स्थल है वो है इंडोनेशिया, तथा इसका उपयोग जो है समस्त विश्व में किया जाता है। ये एक सदाबहार वृक्ष है, क्या है, सदाबहार वृक्ष, जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं, अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया जो है लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और उसके बाद आता है कर्नाटका का नाम, उसके बाद है केरल। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, तो वेरी सिंपल, हमारा आंसर है लौंग। फिर लिखा है लौंग है, तो लौंग क्या है, आपका सूखा फल है ये। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, तो क्या है, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। चलो, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, तो ये फिर वही रिपीट हो रहा है, आप खुद देखिए आंसर, ठीक है। तो गाइस, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वेरी सिंपल, आप इसका आंसर खुद देखिए, रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है ये बताएं। तो इसने कहा केसर जो है बीज बोला है, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे। अदरक जो है राइजोम, अफीम जो है अफीम की डूडी, और सन जो है तना, ठीक है। अब इसमें लिखा है केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की किससे, वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। यानी एक पुष्प है जिसका नाम है सेफ्रॉन कोकस, उसकी वर्तिका से हम लौंग प्राप्त करते हैं। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटाइवस है, जो कि इरिडेशी कुल, ये भी आपको पता होना चाहिए, के अंतर्गत आता है। केसर फूल की स्त्री भाग से प्राप्त होता है, ठीक है, जो बीज बनाने वाला भाग है। ये एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है और इसमें सेफ्रोनॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाए जाते हैं, और इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने के लिए किया जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट है केसर होता है सूखा मिश्रण। तो इसमें लिखा है फूल के बीज बनाने वाले भाग का। नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आलू में लिखा है मूल, अदरक का है प्रकंद, बिल्कुल सही है, प्राज है मसाला,
मांसलपर्ण और नारियल जो है आपका भ्रूणपोष है। ठीक है, तो आलू जो लिखा है मूल, तो आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? कंद यानी कि रूपांतरित तना होता है, ना कि मूल होता है। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो हमारा आंसर हो गया तना। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो यहाँ लिखा है आलू, भिंडी, मूली, शकरकंद। आंसर हो गया आपका भिंडी। चलिए, तो इसमें लिखा भिंडी एक पौधा है। भिंडी का पौधा जो है एक पुष्पीय पादप है जिसका वानस्पतिक नाम लिखा है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है और इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। जो अन्य विकल्प है यानी आलू का खाए जाने वाला भाग क्या है? तना है। मूली और शकरकंद का खाए जाने वाला भाग क्या है? आपका जड़ है। लिखा है निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो यहाँ आंसर है हमारा सेब। सेब फल और बाकी के क्या क्या है? अंगूर है, खजूर है, आलू बुखारा है। तो सेब की बात करते हैं। तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, जैसे कि हो गया सेब, काजू, नाशपाती। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है पादप कली है। तो इसमें लिखा है एक भ्रूणीय टहनी। ठीक है, तो इसमें लिखा है वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं और यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लिखा है कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा आंसर है क्वेरकस से। तो देखिए कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वनस्पतिक नाम क्या है? आपका क्वेरकस सुबर है। ठीक है, वैसे क्या है? ओक, और वनस्पतिक नाम है क्वेरकस सुबर। ठीक है, तो इस पौधे की उत्पत्ति जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। कॉर्क के अधिनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला और क्या है? मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी बिकॉज क्वेश्चन अभी तो 70 के आसपास क्वेश्चन और बचे होंगे, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट पे ले आएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को फिलहाल ख़त्म कर देते हैं। मैंने सोचा था कि 150 से 160 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इतनी जल्दी करा तभी मैं अभी 84 पे पहुँच पाई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी इस वीडियो में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, और आज देखिए आज है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो है आपका 20 सितंबर 2022। तो आज मेरा है बर्थडे। ठीक है, तो बर्थडे है तो बर्थडे में क्या होता है? पार्टी होती है। तो गाइज़ आज मुझे लगता है इसलिए मैंने ये जल्दी बना ली वीडियो क्योंकि आज मुझे और टाइम मिल नहीं पाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं फिनिश, यानी कि बंद करते हैं, एंड करते हैं। और गाइज़ अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घटना चक्र बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।